60% मतदान दर्ज। वहीं यूपी में 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान जारी। प्रधानमंत्री आज जौनपुर और चंदौली में जनसभा को करेंगे संबोधित। अन्य दलों ने भी झोंकी अपनी ताकत। मणिपुर में दूसरे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के लिए मेक इन इंडिया वेबिनार के उद्घाटन सत्र को उन्होंने किया संबोधित। कहा, मेक इन इंडिया अभियान है 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता। प्रधानमंत्री ने कहा, यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का भी देता है अवसर। तो आप देख रहे थे मिड डे प्राइम की इस वक्त की हेडलाइंस और सबसे पहले नजर सबसे पहली और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सभी नेताओं के बीच तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्वाड लीडर्स की बैठक वर्चुअल तरीके से होगी और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही हैं। उनसे हम बात करते हैं। मेघना, कुछ संभावित समय किस वक्त ये वर्चुअल बैठक हो सकती है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आखिर निश्चित तौर से जो यूक्रेन का संकट है उसको लेकर चर्चा निश्चित तौर से होनी है। जी आरेंद्र, देखिए अभी फिलहाल जो प्रिसाइज टाइम कह सकते हैं, जो समय है वो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि देर शाम के आसपास ये वर्चुअल जो मीटिंग है वो होने की संभावना है। हम जानते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई घटनाक्रमों पर बातचीत हो सकती है। जो भी लीडर्स हैं चारों, वो अपने विचार साझा करेंगे। उसके अलावा एक जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत, उसकी प्रोग्रेस की भी समीक्षा करेंगे कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या प्रोग्रेस है। जो भी इनिशिएटिव्स पर अग्रीमेंट हुआ था पहले, हम जानते हैं कि चारों नेता 2021 के सितंबर में मिले थे, जो एक तरीके से ऑफलाइन मिले थे। इन पर्सन जो मीटिंग हुई थी वो बहुत अहम थी। उसके बाद हम जानते हैं फरवरी के ही महीने में तकरीबन 11 फरवरी को जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो हुई थी। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग एक तरीके से लीडर्स मीटिंग का एजेंडा सेट करती है। बहुत अहम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी क्वाड देशों के, जिसमें कि हम जानते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया गए थे इस मीटिंग के लिए। अहम बात यह है कि जिस तरीके से वैक्सीन डोजेस का इनिशिएटिव है, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव, उसको कैसे प्रोडक्शन करना है, उसका कैसे लॉजिस्टिक्स अरेंज करने हैं, इन सब चीजों पर भी प्रोग्रेस पर समीक्षा हो सकती है। और आगे जैसा आप कह रहे थे कि यूक्रेन का जो मामला है वो बेशक साइडलाइंस में डिस्कस हो सकता है या चर्चा में एक तरीके से एक फोकस उसको मिल सकता है, क्योंकि अभी के जो इवॉल्विंग सिचुएशंस में से वो बेशक एक है। जी, और मेघना, एक बहुत छोटा सा जवाब इस बात को लेकर, किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक मंच पे लगातार एक तरीके से मौजूदगी बढ़ती जा रही है और महत्व भी दिखाई पड़ता है भारत को लेकर लगातार इस प्रकार की बैठकों को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति दुनिया में बन रही है उस लिहाज से भारत की महत्वता बढ़ रही है। बिल्कुल आरेंद्र, और ये क्वाड केवल क्वाड देशों के साथ आने से नहीं बल्कि और भी कई मल्टीलैटरल बायलैटरल मंचों पर हम देख रहे हैं किस तरीके से भारत की साख दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जो स्टेक्स हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा कई चर्चाओं में अगर हम बात करें, खासकर अलग अलग जो चर्चाएं होती हैं, अगर इंडो पैसिफिक की चर्चाओं की बात करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो कि अभी भी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो यूक्रेन में पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हमने जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाया है, रीजनल चैलेंजेस, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन, तो इन सभी चीजों में भारत का एक स्टैंड रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्टैंड को हमेशा एक सशक्त रूप से रखा है। तो आज की मीटिंग बेशक बहुत महत्वपूर्ण है।
सारे प्रोग्रेस का एक तरीके से समीक्षा करने के लिए, और क्या जी। आगे एजेंडा सेट होना है जब ये जो लीडर्स हैं वो इन पर्सन मिलेंगे, इसके ऊपर। बिल्कुल, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों पर। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर्स और विशेष विमानों के आने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। आज तड़के 4 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर हिंडन एयरवेस पहुंचे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचे वाले छात्रों का एयरपोर्ट पर ही स्वागत किया। चौथा C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन एयरवेस पहुंचा, जिसमें बुखारेस्ट से 180 छात्र स्वदेश लौटे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि सरकार एक एक छात्र का ख्याल रख रही है। वहीं इससे पहले यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर तीसरा C-17 विमान 208 भारतीयों को लेकर हिंडन एयरवेस उतरा। सुरक्षित स्वदेश पहुंचे छात्रों का रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वागत किया। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत आज दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 220 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह हिंडन एयरवेस पहुंचा। स्वदेश लौटने वालों में ज्यादातर छात्र शामिल थे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एयरवेस पर ही इन सभी लोगों का स्वागत भी किया। तक हमारे पास रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, यानी रोमानिया से दो हमारी फ्लाइट आई हैं, हंगरी और पोलैंड से 2 आई हैं, सिविल एविएशन में अलग आई हैं। तो इस तरह से 200 पहले हमारे रोमानिया से आए, 210 मैंने ये नोट भी किया हुआ है अभी हमारे हंगरी से आए बुडापेस्ट से, और 208 हमारे स्टूडेंट अभी हमारा फिर पोलैंड से आए, और फिर 180 स्टूडेंट हमारे जो आए हैं ये बुडापेस्ट से आए हैं, यानी रोमानिया से आए हैं। इस तरह से पल पल की चिंता कर रहे हैं, और सबकी सुरक्षा, सबके स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करना ये सरकार का नैतिक दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्टैंडिंग ऑर्डर दिए हैं, किसी बच्चे को, किसी अभिभावक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो तकलीफ है उनको दूर कर रहे हैं। और यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने वतन वापसी पर खुशी जाहिर की है और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। थैंक यू रेस्क्यू करने के लिए, एंड सब कुछ उधर प्रोवाइड जो भी किया गया था वो सब अच्छा था, शेल्टर भी अच्छा था। बॉर्डर के बाद आके काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी, खाना, रहना, पीना, एवरीथिंग, एंड खाना भी सही था। लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हम लोग को लिया जाता था बस से, एंड वी वर कमिंग बैक फ्रॉम द बस, और वापस ड्रॉप किया जाता था। सिम कार्ड्स फॉर द नेट प्रोवाइड किए गए थे, वाईफाई एंड एवरीथिंग वाज गुड। गवर्नमेंट ने मदद करी है, एम्बेसी का शुक्रगुजार हूँ, और इंडियन एयरफोर्स का जिन्होंने एयरलिफ्ट कराया, हमें इवैक्यूएट कराया है और अभी यहाँ पे आ सके उसके लिए। और वहाँ पे काफ़ी माहौल तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हम लोग कोप अप किए हैं, होप रखे, तो आज इवैक्यूएट हो गए, एयरलिफ्ट हो गए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो अच्छा लग रहा है। तो वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत C-17 ग्लोब मास्टर्स के साथ साथ विशेष विमानों के जरिए भी यूक्रेन में फंसे भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। बुडापेस्ट से विशेष विमान से 220 छात्र छात्राएं आज स्वदेश लौटे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और मुख्तार अब्बास नकवी ने स्वदेश लौटे छात्रों का एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत किया। नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे विशेष विमान में 220 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे हैं। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने नई दिल्ली पहुंचने पर इनका स्वागत किया। कई कठिनाई भी आपने उठाए होंगे, लेकिन भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, 4 वरिष्ठ मंत्रियों को सारे यूक्रेन के अंदर
अपने भारत के नागरिकों को सुरक्षित लेके नहीं आने के सारे प्रयास करके आप सभी लोग ने माँ भारती का धरती पर अपने आए हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत आपको स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। आपके इसके अलावा इंडिगो का विशेष विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से करीब 200 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इस फ्लाइट में स्वदेश पहुंचे छात्रों का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया। It is, in my opinion, again a sign of Prime Minister Narendra Modi ji's commitment to make sure every Indian who is in harm's way is brought back home to India and reunited with their families. तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा का, और ये इसका नतीजा अच्छा है। और मैं मानता हूँ कि हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हर बच्चा वापस आए। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट बुखारेस्ट से आज सुबह 183 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंची। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने स्वदेश लौटे छात्रों का स्वागत किया और उनसे बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल द्वारा छात्रों की सुविधाओं के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। इंडियन रेलवे ने यहाँ पर एक हेल्प डेस्क लगाया है और उनके लिए एक सुविधा की है कि जिनको रिजर्वेशन चाहिए उनको यहाँ पर एयरपोर्ट पे ही रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो सही सलामत अपने गांव तक, अपने स्टेट तक पहुँचा सके। ये व्यवस्था भारतीय रेलवे ने की है। इसके अलावा पोलैंड से भारतीयों को लेकर एक अन्य विमान भी बीती रात नई दिल्ली पहुंचा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने स्वदेश पहुंचे इन तमाम भारतीयों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। अभी तक 3000 से अधिक जो यात्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैंने जैसा कहा कि अंतिम व्यक्ति जब तक सुरक्षित नहीं आ जाता वहाँ से तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और हिंदुस्तान उन भाइयों को सबको लाने का प्रयास है भारत सरकार का और मोदी जी इसको खुद मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत एक अन्य विमान भी विशेष विमान के जरिए बुडापेस्ट से नई दिल्ली पहुंचे छात्रों का केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत किया। और ऑपरेशन गंगा के माध्यम से लगातार भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है और इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, सेवानिवृत्त पूर्व डीजीएमओ। भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि हम लगातार देख रहे हैं कि हजारों भारतीयों की सुरक्षित वापसी का जो सिलसिला ऑपरेशन गंगा के माध्यम से चल रहा है, कितना मुश्किल ये ऑपरेशन, बावजूद उसके भारत सरकार लगातार अपने प्रयास को जारी रखे हुए है। ये तो ऑपरेशन गंगा जो है एक मुश्किल ऑपरेशन है, इसमें जोखिम काफी है, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय एयर इंडस्ट्री और वायुसेना इसमें काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। लोग कहेंगे दिल्ली में बैठ के आसान है बातें करना, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उनपे कि वो हर एक भारतीय को वापस लेके आएंगे, सुरक्षित वापस लेके आएंगे। इसमें भारतीय को भी, जो हमारे स्टूडेंट्स वहां पर है, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष की 140 करोड़ की लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट मशीनरी पूरी आपके साथ है। वहां पर 4 मिनिस्टर्स हैं, हमने एम्बेसी में सब कुछ खोल रखा है उधर। आपको कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, आपको विश्वास रखना है कि आप ठीक सलामती लेके वापस आएंगे। आपको ग्रुप में रहना है, एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। आपको अपने मेडिसिन, फूड का और अपने क्लोथिंग का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको अपने लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना जरूरी है और अपने पैसे कंजर्व करो, अपनी एनर्जी कंजर्व करो, अपने फूड कंजर्व करो और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल पैनिक मत करो, डरो मत। कहना आसान है, डरो मत। मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन डरो मत उसमें। और जो अवॉइड करो बाहर जाना। और अगर आप मिलिट्री टारगेट के पास रह रहे हैं, जो गोलाबारी हो रही है मिलिट्री टारगेट्स पे हो रही है, जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं मिलिट्री टारगेट्स पे हो रहे हैं, उनसे आपको दूर रहना है। लोकल से मदद लो, आपके लोकल कॉन्टैक्ट्स होंगे उनकी मदद दो, जो वेल विशर्स हैं उनकी मदद दो और साथ में रहो, एक दूसरे की मदद करो। सोशल मीडिया जो आ रहा है उस पर र्यूमर्स हैं जो आते हैं, विश्वास मत रखो।
तो ये काफी सारी चीजें करने को है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपको आत्मविश्वास रखो, अपने देश पे विश्वास रखो, अपनी कौम पे विश्वास रखो, और जो आपके लिए काम कर रहे हैं आपको वहां से इवैक्यूएट करने की उन पे विश्वास कीजिए। जी जनरल भाटिया, इस प्रकार की भी जानकारियां मिल रही हैं कि जो खार्किव जैसा जो शहर जहां सबसे ज्यादा हमने देखा है कि रूस की ओर से हमले हुए हैं यूक्रेन पे, उस शहर से अब सभी भारतीय बॉर्डर के सुरक्षित इलाकों की ओर चले गए हैं। और इसमें एक चीज ये भी है कि जो रशियन बॉर्डर है उस तरफ संभवतः उधर की ओर भी सेफ पैसेज मिल सके, इसको लेकर भी भारत सरकार ने लगातार काम किया। आपको लगता है कि युद्ध की इस भयंकर स्थिति में भारत सरकार लगातार हर वो संभव प्रयास कर रही है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से, खुद प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रमुखों से बात करके, ताकि हर भारतीय की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके? हाँ जी, ये बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स हमने कैपिटल में भेजे हैं, वो खुद वहां पर पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं हर एक चीज को, पर्सनली वहां पर इवैक्यूएशन चल रही है, एम्बेसी का स्टाफ है, और हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे जो संबंध हैं इन देशों के साथ वो अच्छे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे पोलैंड से आ रहे हैं, चाहे रोमानिया से आ रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध है और ये हमारी मदद कर रहे हैं सबके साथ। इंडिया जो है आज एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, विजन पावर है, हमारे पास इवैक्यूएट करने का एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपर्टीज है हमारे पास। हमने यमन से किया था, हमने वुहान से किया था, और गवर्नमेंट ने एक दृढ़ निश्चय किया है कि हम हर भारतीय को सुरक्षित वापस लेके आएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ हर रोज 6 से 7 फ्लाइट देखिए इसमें जारी है। बाकी हमारे जो वहां पर लोग हैं वापस आ रहे हैं, वो खुशी से वापस आ रहे हैं, उनकी सलामती बहुत जरूरी है। और ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है कि हर को सलामती से वापस लाया जाए, सेफ्टी से वापस लाया जाए। वो ये हो रहा है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि हमारे पास 18 से 20 हजार हमारे भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर उनको लाने के लिए, तो हर एक आदमी तो एक साथ नहीं आ सकता है। तो धैर्य जरूर रखिए और विश्वास रखिए अपने गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट जो है सब कुछ कर रही है और वो आपको वापस सलामती से लेके आएंगे। जी जनरल भाटिया, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कुछ खबरों से लगातार हम अपने दर्शकों को रूबरू भी करा रहे हैं। तो इस बीच में जो प्राइवेट जो एयर कैरियर्स वाली कंपनी है वो भी इस ऑपरेशन गंगा में शामिल हुई है। इंडिगो का विशेष विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से करीब 200 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा है। इस फ्लाइट में स्वदेश पहुंचे छात्रों का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। It is, in my opinion, again a sign of Prime Minister Narendra Modi ji's commitment to make sure every Indian who is in harm's way is brought back home to India and reunited with their families. तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा का, और ये इसका नतीजा अच्छा है। और मैं मानता हूँ कि हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हर बच्चा वापस आए। वहीं इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट बुखारेस्ट से आज सुबह करीब 183 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंची और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने स्वदेश लौटे छात्रों को स्वागत किया, उनसे बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल द्वारा छात्रों की सुविधाओं के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा चुके हैं और हम लगातार ये तस्वीरें और भी दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार फ्लाइट्स आने का सिलसिला जारी है और केंद्रीय मंत्री हर आ रही फ्लाइट में भारतीयों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ऑपरेशन गंगा को लेकर कहा है कि इस प्रकार से सफलतापूर्वक इसको चलाया जा रहा है। इस पर विशेष बातचीत की हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना ने। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने 220 विद्यार्थियों का स्वागत किया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? सारे बच्चे सुरक्षित यहाँ पर आए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि यूक्रेन में हमारे देश के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चे को यहाँ पर सुरक्षित लाना, वहाँ पर हमारे जो नागरिक हैं उनको भी सुरक्षित लाना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित की है। और बच्चे यहाँ पर आने के बाद जब उनसे हम लोग मिलने के लिए गए तो उनके चेहरों पर जिस तरह से बच्चा जब घर में लौट के आता है, कहीं संकट में रहता है, वो घर आने के बाद बहुत सुकून और सुरक्षित अपने आप को अनुभव करता है, निश्चिंतता का भाव। ये निश्चिंतता का भाव उन सारे बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है। और सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे जितने भी वहाँ पर छात्र हैं, जब ये स्थिति आने में तो पहले दिन से ही एडवाइजरी जारी करके कि यूक्रेन से सारे लोग निकल आए। आज चुनौती भरे समय में भी जिस तत्परता के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, हमारे देश के सरकार के 4 मंत्रियों को भी अलग अलग देशों में भेजा गया है, सीमावर्ती जो देश हैं, ताकि बच्चे जो और नागरिक वहाँ पर पहुँच सकें, उनको वहाँ पर उनके ठहरने की, भोजन की और फिर यहाँ पहुँचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। अभी तक लगभग 18 फ्लाइटें आ चुकी हैं
और लगभग 4,000 विद्यार्थी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जब सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी तब से लेकर अभी तक लगभग 17,000 लोग आ गए हैं। उसमें 13,000 अपने प्रयासों से और 4,000 सरकार के प्रयासों से, और आने वाले समय में लगभग 15 फ्लाइटें और आने वाली हैं जिनसे विद्यार्थियों को लगातार लाए जाने का क्रम जारी है। और न केवल लाए जाने का बल्कि वहाँ पर जो है ना, उनको वो एडवाइजरी दी गई कि आप जो भी संसाधन मिले आप उससे पड़ोस के राष्ट्र में पहुँच जाइए, और एक एक बच्चे को वहाँ से यहाँ लाना, नागरिक को लाना, हमारे नागरिक को लाना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय नागरिक हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित तरीके से स्वदेश लेके आने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत दिखाई दे रही है, और अब तक करीब 18 फ्लाइट भारत आ भी चुकी हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारतीयों को बंधक बनाए जाने की खबर निराधार है। भारतीय दूतावास लगातार भारतीय लोगों के संपर्क में है। यूक्रेनी अथॉरिटी की मदद से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों के निकालने के लिए यूक्रेन के अलावा रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा के साथ भी समन्वय कर रहा है। खार्किव और पड़ोसी क्षेत्रों से छात्रों को देश के पश्चिमी हिस्से में ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने में यूक्रेनी अधिकारियों से समर्थन का अनुरोध किया गया है। और कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी आपको जानकारी देते हैं किस प्रकार से लगातार ऑपरेशन गंगा का काम चल रहा। तो साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यूएनएससी में कल जब एक इस विषय पे, यूक्रेन के संकट पर चर्चा हुई तो भारत ने अपना पक्ष किस प्रकार से रखा उसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत यूक्रेन की स्थिति पर चिंतित है। त्रासदी को रोकने की भारत ने अपील की है। ये भारत के स्पेशल एनवॉय त्रिमूर्ति साहब हैं, उन्होंने इस वक्तव्य को रखा है। बीती रात में यूक्रेन के संघर्ष में एक भारतीय की छात्र की मृत्यु भी हुई है। इस पर भारत ने अपना अफसोस जाहिर किया और कहा कि साहब इस प्रकार की त्रासदी से बचने की जरूरत है, इसे रोकने की जरूरत है। भारत रूस यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित निकासी की अपील करता है। भारत लगातार दोनों देशों के संपर्क में, वैश्विक नेताओं के संपर्क में भी प्रधानमंत्री, और ऐसे में अपील की जा रही है कि साहब इस युद्ध को रोकिए, टालिए। भारतीयों की निकासी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों द्वारा जो मदद मिल रही है उसके लिए भारत ने शुक्रिया अदा किया, और ये शुक्रिया यूएनएससी जैसे मंच पर भी भारत के विशेष एनवॉय के माध्यम से किया गया। भारत सरकार यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता भेज रही, क्योंकि हम जानते हैं जो एयरफोर्स के स्पेशल विमान गए हैं उनके माध्यम से हमने यहाँ से मानवीय सहायता के तौर पर मेडिकल उपकरण और दवाइयाँ, पानी और अन्य खाने की चीज़ें, टेंट समेत तमाम चीज़ों को भेजा है। भारत दोनों देशों से तुरंत संघर्ष विराम की अपील करता है। ये भी भारत की ओर से लगातार पहले दिन से कहा जा रहा है कि आप संघर्ष विराम कीजिए ताकि वो बातचीत से रास्ता निकल सके। भारत दोनों देशों से नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए अपील करता है, और ये बेहद ज़रूरी है किस प्रकार से ये निकासी हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ भारत की सलाह है कि बातचीत से निकलता है किसी भी समस्या का हल। ये बात फिर से यूएन के मंच पर भारत की ओर से कही गई। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकालिए, और पीएम मोदी ने विश्व के नेताओं से भी संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की बात लगातार की है, और ये बातचीत रूस और यूक्रेन के राष्ट्र प्रमुखों से भी कही है, तमाम अन्य वैश्विक नेताओं से भी ये बात पीएम मोदी ने कही है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से भी आपस में संवाद करने को कहा। हम जानते हैं कि दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों के साथ में पीएम मोदी ने टेलीफोन से बातचीत की थी, और ये बात भारत की ओर से उन्होंने तब भी रखी थी। इस बात का जिक्र यूएन में कल भारत की ओर से दिखाई पड़ा है। भारत को उम्मीद है कि जब दूसरे दौर की बातचीत रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच होगी तो निश्चित तौर से कोई ना कोई एक समाधान इसमें निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारत सभी देशों से अन्य देशों की संप्रभुता की सम्मान करने की अपील करता है। एक दूसरे का सम्मान कीजिए, इसी लिहाज से ये संघर्ष की स्थिति को हम टाल सकते हैं। बदलती स्थिति के मद्देनजर भारत इस प्रस्ताव से वोटिंग से खुद को अलग करता है, क्योंकि जो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसमें भारत किसी के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बातचीत के माध्यम से शांति की ओर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। तो अपने आप में ये भारत का पक्ष यूएन में किस प्रकार से रखा गया उसका हमने जिक्र किया। इसके अलावा हम कुछ और आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं कि ऑपरेशन गंगा जो भी चल रहा है उसमें अब तक क्या हुआ है। 3 मार्च की अगर बात की जाए तो आज की बात की जाए तो बुखारेस्ट और बुखापेस्ट जैसे तमाम जगहों से 9 विमानों के माध्यम से आज अभी तक हजारों भारतीय वापस आ चुके हैं, और यह सिलसिला अभी देर रात तक चलता रहेगा। 2 मार्च की अगर बात की जाए तो लगभग 6 विमानों से 1300 के आसपास या उससे कुछ ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई। तो ये लगातार हम दिन के हिसाब से बता रहे हैं। 1 मार्च की बात की जाए तो
लगभग 4 विमानों से लगभग 850 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई थी और यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। 1 मार्च को भी विमान आए तो उससे पहले 28 फरवरी को 2 विमानों के माध्यम से लगभग 500 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई थी। तो यह सिलसिला लगातार जारी है और यह हर गुजरते दिन के साथ में बढ़ता जा रहा है। 27 फरवरी को 3 विमानों के माध्यम से लगभग 700 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई थी यूक्रेन के संकटग्रस्त इलाकों से, उसके पड़ोसी मुल्कों के माध्यम से। और 26 फरवरी को एक विमान के माध्यम से लगभग 219 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई थी और अधिकांश भारतीय इन इलाकों तक पहुंच चुके हैं जहां से ये विमान के माध्यम से भारत वापस आ रहे हैं। 3 मार्च तक अभी तक कुल 25 विमानों से लगभग 4500 के आसपास में जो भारतीय हैं वो सुरक्षित तरीके से आ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है और ये आंकड़ा लगातार बदलता रहेगा, चाहे विमानों, विशेष विमानों का आंकड़ा हो या फिर सुरक्षित आ रहे भारतीयों की संख्या हो, ये लगातार बदल रही है। तो निश्चित तौर से ये सिलसिला लगातार जारी है और ये आज भी जारी रहेगा। एयर इंडिया के साथ इंडिगो और स्पाइस जेट जैसे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो भी ऑपरेशन गंगा का हिस्सा बन चुके हैं। तो निश्चित तौर से भारतीय वायुसेना जहां हिस्सा है, एयर इंडिया इसका हिस्सा है, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी इस भारत के इस ऑपरेशन मिशन में लगे हुए हैं। यूक्रेन से सुरक्षित वापसी के लिए भारत ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में कैंप खोले हुए हैं। वहां पे हर एक भारतीय जो पहुंच रहा है उसको असिस्ट कर सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके, इसकी कोशिश लगातार की गई है। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में लगाए गए हैं ये स्पेशल प्रकार के कैंप और तमाम जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी और कहा जाए खुद 4 केंद्रीय मंत्री भी इन जगहों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। हर वो संभव मदद देने के लिए भारतीयों को मौजूद है जो उस वक्त उनको चाहिए है। पश्चिमी यूक्रेन के सीमावर्ती शहरों में भी भारत ने लगाए हैं कैंप और ये अपने आप में बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन बावजूद इसके ये काम को लगातार किया जा रहा है। इस तमाम घटनाक्रमों के बीच में हम जानते हैं प्रधानमंत्री वैश्विक नेताओं के लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने तमाम विश्व नेताओं से बातचीत की है, कोशिश की है बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए। किस किस राष्ट्र प्रमुख से प्रधानमंत्री ने बात की, ये सिलसिलेवार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री बातचीत कर चुके हैं टेलीफोन के माध्यम से। जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने बात की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री बातचीत कर चुके टेलीफोन के माध्यम से। दोनों नेताओं से बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान निकालने की बात कही थी। इसके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पे बात की और ये कल ही ये बातचीत हुई है। इसके अलावा पोलैंड के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने बात की है। साथ ही साथ जो और पड़ोसी मुल्क है वहां पर भी बातचीत प्रधानमंत्री ने की है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने बात की और कोशिश की है, धन्यवाद दिया है कि जिस प्रकार से वो सहयोग दे रहा है तमाम भारतीयों को निकालने के लिए, उसके लिए उनका धन्यवाद है। यूरोपियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने टेलीफोन से बातचीत की है और उनका भी इस समस्या के समाधान में किस प्रकार की एक बात हो सकती है इस सब का जिक्र किया। साथ ही साथ आज क्वाड की बैठक संभावित है, इसका वक्त फिलहाल अभी तय नहीं, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्र प्रमुखों से भी बातचीत इस विषय पे संभव है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में, किस तरीके से लगातार चीजें, स्थितियां, परिस्थिति चल रही हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और लगातार हम इस सिलसिले पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी लगातार बने हो। जनरल भाटिया, हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे ये सिलसिला जारी है कि वैश्विक नेताओं के साथ में भारत का संवाद स्थापित, और ऐसे में विश्व देख रहा है कि भारत की मौजूदगी या भारत का महत्व किस तरीके से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। जनरल भाटिया, कोई शक नहीं होना चाहिए उनको कि आज भारत जो है, और भारतवर्ष एक बहुत रिजन रिस्पॉन्सिबल नेशन है, दुनिया को रिस्पेक्ट करती है। और इसलिए आप देखें जो भी कंट्रीज आसपास हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पूरी तौर से हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। वहां पर हमारे मिनिस्टर्स हैं और हमारे जितने भारतीय वहां पर उनको वापस लाने की पूरी प्रयास ही नहीं है, पूरी सफलता मिल रही है हमको वहां से। आप देखिए 25 फ्लाइट आ चुके हैं ऑलरेडी, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हो कि हवाई जहाज बिठाए वापस ले आए उनको जहां पर वो रह रहे हैं, वहां से उनको सेफ्टी से, वॉर जोन से, कंफ्लिक्ट जोन से सेफ्टी से बाहर लाना, उनको एक जगह पे उनको कैंप करना, उनकी देखभाल करना, उनको एयरपोर्ट पे लाना, उनको वहां से फॉर्मेलिटीज करना, वापस लाना, ये दर्शाता है कि हमारे कितनी रिस्पेक्ट है दुनिया में। वो खास तौर से जो मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, खुद इससे बात कर रहे हैं जो बाकी देशों से। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा जो अभी तक नहीं आया वापस, कि उनके फ्रेंड्स को, उनकी फैमिली को उनको बताए रखें कि भरोसा रखें, विश्वास रखें कि उनको भी सलामती से, सुरक्षा से देश में वापस लाया जाएगा। और हमें बहुत घमंड की बात है कि उन्होंने पैनिक नहीं करा, वो हमारे साथ हैं और मिलजुल के काम करेंगे तो जरूर सलामती से वापस आएंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे।
चीज ये भी दिखाई पड़ रही है कि इस प्रकार से तमाम जो संपन्न और सक्षम मुल्क हैं वो इस प्रकार के अभियान को चलाने से थोड़ा सा कतराते नजर आ रहे हैं। अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान नहीं चला, जबकि भारत की जो सरकार है, भारत जैसा जो मुल्क है, वो लगातार हर एक भारतीय की सुरक्षित निकासी के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। पीएम मोदी की खुद लगातार निगरानी और 4 केंद्रीय मंत्रियों का जाना, यह भी एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें कि ये बहुत बड़ा संदेश है। एक कॉन्फ्लिक्ट जोन से जब हम एक दुनिया को बता रहे हैं कि हम सिर्फ अपने भारतीयों को निकाल रहे हैं, भारत के झंडे को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो वहां पर हैं ये भारत को, हमारे देश को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा झंडा है वहां पर, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा निशान है। हम उसको भी सुरक्षित वापस ला रहे हैं। एक मतलब हमारा ये फर्ज बनता है कि जो भी जहां पर भी भारतीय हैं, हमारे इंटरेस्ट है, हमारे लोग हैं, हम उनकी सुरक्षा करें, उनकी सलामती रखें, उनकी वेलबींग देखें। और वही आज देखने को मिल रहा है। पहले हमने यमन में किया था, वुहान में किया था, और आज इतने बड़े स्तर में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन से वापस ला रहे हैं। तो ये अभी हमारी जो है एक भारतीय जो फ्लैग है, हम उसको वापस ला रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आज हम एक वर्ल्ड पावर है, रिस्पॉन्सिबल पावर है, और हमारी दुनिया में इज्जत है, और इसको मॉनिटर किया जा रहा है, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है। जी जनरल भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां लगातार दिल्ली में फ्लाइट्स आने का सिलसिला चल रहा है। गिरीश, क्योंकि हजारों की संख्या में जो छात्र आ रहे हैं, जो इंडियन नेशनल्स आ रहे हैं यूक्रेन के इस युद्धग्रस्त क्षेत्र से, उनसे बातचीत करके किस प्रकार का जो एक मनोभाव है वो आप वहां देख पा रहे हैं? खुशी तो निश्चित तौर से है ही, लेकिन जिस प्रकार का संकट है उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने बयां किया आपसे? देखिए अरिंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि सुबह से मैं 5 बजे से यहाँ पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बना हुआ हूँ और यहाँ पर लगातार सुबह से कई फ्लाइट अभी तक आ चुके हैं। सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह 220 विद्यार्थियों को लेकर एक विमान आता है, उसके बाद फिर 220 विद्यार्थियों को लेकर करीब 10-10:15 बजे एक विमान आता है। उसके बाद अब से 1 घंटे पहले करीब 219 विद्यार्थियों को लेकर एक विमान आता है, इस्तांबुल से आता है। इससे पहले बुडापेस्ट से 2 विमान आते हैं और इस समय भी अभी बिल्कुल जस्ट अभी एक फ्लाइट आई है जो पोलैंड से आई है, इंडिगो की फ्लाइट है, उसमें भी 219 विद्यार्थियों को लाया गया है और उनका स्वागत करने के लिए खुद केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो विमान के अंदर विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए गए हुए हैं। और जिस तरह से हमारी तमाम विद्यार्थियों से बात हुई तो वो काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वदेश लौटने का मौका मिला है, सुरक्षित तरीके से स्वदेश लौटने का मौका मिला है, वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो पहल हुई है ऑपरेशन गंगा, उसके तहत उन्हें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया गया है। इस बात को लेकर वो काफ़ी संतुष्ट नजर आए और उनका मानना है कि जो उनके बाकी साथी अभी वहाँ पर बचे हुए हैं, यूक्रेन में हैं, उनको भी सरकार जल्द ही यहाँ ले आएगी। इतना भरोसा उन्हें सरकार के ऊपर दिखाई दे रहा है और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मनोबल बना हुआ है। हालांकि उनके मन में पहले बहुत डर था, जब तक वो यूक्रेन के अंदर थे तो उनके अंदर एक अलग डर था कि उनका मानना था कि पता नहीं कब कहाँ से क्या हमला हो जाता है, तो वो कितने सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। लेकिन उनका मानना है जैसे ही उन्होंने भारत में कदम रखा है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप यहाँ मेरे दाहिनी तरफ देख भी सकते हैं, जो जिस फ्लाइट की मैं बात कर रहा था, पोलैंड से भी फ्लाइट लौटी है। ये विद्यार्थी वहाँ पर वापस आ गए हैं और स्वदेश यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर विद्यार्थियों का लगातार सिलसिला जारी है और अभी यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनको फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। विमान के अंदर इस समय वो गए हुए हैं, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माहौल है। और सुबह से मैं जिस तरह से सुबह 5 बजे से यहाँ पर बना हुआ हूँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, कई मंत्री जो हैं वो यहाँ पर विद्यार्थियों की अगुवाई करने के लिए पहुँचे हैं, चाहे वीरेंद्र कुमार जी हों, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हों, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हों, चाहे भगवंत खुबा हों, तो कई मंत्री जो हैं वो सुबह से यहाँ पर विद्यार्थियों की अगुवाई करने के लिए पहुँचे हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्योंकि एक अलग माहौल होता है, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र से हमारे विद्यार्थी सुरक्षित अपने देश पहुंचे हैं, तो उसको लेकर एक अलग भाव विद्यार्थियों के अंदर है। और कहीं ना कहीं जब मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक अलग भाव देखने को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ये तमाम विद्यार्थी अपने देश में वापस आकर। बिल्कुल गिरीश, इसमें कोई शक नहीं कि पूरा भारत इन तमाम भारतीयों के साथ में खड़ा हुआ है। इस संकट की इस घड़ी में हर एक भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही। फिलहाल शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम खबरों और तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जब पैर तले से
चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान, इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ और इस वक्त की राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। राष्ट्रीय प्राइम में सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए इस वक्त मतदान जारी है। 10 जिलों की 57 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 10 जिला बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में मतदान जारी है। 66 महिलाओं सहित कुल 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान पुष्टि पर्ची, वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण निर्वाचन आयोग मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी के साथ कोविड मुक्त चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 1500 मतदाताओं की बजाय 1250 मतदाताओं की अनुमति दी है। और डीडी न्यूज चुनाव से जुड़ी खबरों पर विभिन्न शहरों में विशेष प्रस्तुति डीडी कॉन्क्लेव के जरिए आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य और कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने वाराणसी के डीडी कॉन्क्लेव में अपने विचार व्यक्त किए। बहुत सारी खबरें आई और जब आपसे पूछा गया इस बार भी कि चुनाव किसके नाम पर लड़ा जाएगा तो आपने योगी जी का नाम नहीं लिया। आपने कहा कमल का फूल की पार्टी का एक वो है, उसी पर चुनाव लड़ा जाता है। ये जो विपक्ष, हमारे विपक्ष के साथी और आप सब पत्रकार मित्र लोग जो तलाशते रहते हैं मुद्दा, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ तो हमारा इतना परिपक्व नेतृत्व है। देश में हमारी सरकार है, प्रदेशों में हमारी सरकार है। हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के लिए जो जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाती है उस जिम्मेदारी को शानदार ढंग से निर्वाह करने का काम करते हैं। ये विवाद सपा बसपा कांग्रेस या अन्य दलों में हो सकता है, भाजपा में कोई विवाद नहीं है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में हम अगला कार्यकाल भी शुरू करेंगे। लेकिन यह फैसला मेरा नहीं हो सकता, ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, ये फैसला अपना विधायक दल करता है। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में शानदार ढंग से हम 5 साल से काम कर रहे हैं। आप किस बात पे वोट मांगेंगे? आप भरोसा दिलाइए कि क्या ऐसा वेव्स ऑफ चेंज जो है जो हमने इस प्रदेश के सारे जितने वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है। जैसे मैं आप ही की महिलाओं की बात करता हूं, नारी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो तो लड़की हो लड़ सकती हो तो वो है, लेकिन उसके लिए हम क्या क्या करेंगे वो भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है। हमने 40% महिलाओं को टिकट दे के दिखा दिया। रिजल्ट आए अलग अपनी जगह है, लेकिन हमने एक भागीदारी की शुरुआत की और उसके अलावा कि हम नौकरियों में उनको प्राथमिकता देंगे, उनकी जो बाकी जो और चीजें हैं उनको धीरे धीरे हम उनको
धारा में लाने का काम करें। और आपको सीधे जौनपुर ले चलते हैं, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और 7वें चरण का प्रचार लगातार जारी है। दोस्तों, आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। और वो भी विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, पहले के हाल आपको याद होगा। इन गौर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। कारण साफ है, नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। भाजपा की निष्ठा देश के नागरिकों का कल्याण, गरीब से गरीब का उत्थान, सशक्त नागरिक, समर्थ देश की बहुत बड़ी पूंजी। और भाजपा का नेतृत्व आपके सामने है। ईमानदार, सक्षम और गरीबों के लिए संवेदनशील। इतना ही नहीं, परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त। भाइयों बहनों, इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। याद करिए दोस्तों, बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और विशेष तौर पर हमारी बहनों बेटियों को ऐसे लोगों से
बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। माफिया मुक्त जौनपुर के लिए आपको फिर एक बार भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत से जिताना है। साथियों, ये समय पूरी दुनिया के लिए आए दिन गंभीर चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। इसलिए आपका वोट इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत बना रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐसे समय में भी वोट के लिए समाज को बांटने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और हमारे सहयोगी हैं जो जी जान से देश के विकास में खुद को खपा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कोरोना की भयंकर महामारी 100 साल में पहली बार इतनी भयंकर महामारी और 100 साल के इतने बड़े संकट काल में कोरोना की वैश्विक महामारी के कालखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी रही है। हमारी सरकार ने जरूरत के समय माताओं, बहनों, किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों को राशन की जरूरत थी तो हमने सबको मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। तो आप सुन रहे थे जौनपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, जहां पे 7वें चरण में वोटिंग होनी है, वहां पे प्रचार के लिए पहुंचे हैं। लगातार 7वें दौर के लिए प्रचार अभियान जारी है, तो वहीं छठे दौर में लगातार वोटिंग भी चल रही है उत्तर प्रदेश में, जहां पे 10 जिलों में आज वोटिंग हो रही, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ हम मणिपुर के लिहाज से भी अगर बात करें तो मणिपुर में भी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, और मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान होना है, और अपने आप में हम जानते हैं कि पहले चरण के तौर पे वोटिंग हुई थी, और अब दूसरे चरण के लिए 5 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज वोटिंग के लिए से पहले प्रचार अभियान थम जाएगा मणिपुर में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आज विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट उपरांत वेबिनार का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान को 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का एक अवसर भी प्रदान करता है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है, और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है।
और आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां से हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर की बात करें तो इस वक्त वहां पे वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में आज छठे दौर के लिए 10 जिलों में वोटिंग हो रही है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र, अगर बात करें, सबसे पहले हमने देखा कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 7वें दौर के लिए वोटिंग के लिए से पहले वहां प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। निश्चित तौर से पूर्वांचल अपने आप में बहुत लंबे समय तक इस प्रकार की समस्याओं से घिरा रहा है। यूपी में जब कानून व्यवस्था जैसे मसले की बात होती है, आपको लगता है कि इस छठे दौर में भी पूर्वांचल के इलाके में कानून व्यवस्था जैसा मसला या और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता को ज्यादा प्रभावित करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर चरण पर उसमें बात हो रही है, राजनीतिक दल चुनावी रैलियों में बात कर रहे हैं और जनता भी उस पर अपने तौर पर रिस्पॉन्ड कर रही है और एक मान रही है कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो एक बहुत प्रमुख मुद्दा है उनके लिए, और वो हम देखते हैं। और इसका असर हमने देखा है कि अगर आप जितने बाहुबलियों को देखें, उत्तर प्रदेश में तमाम चरणों में बाहुबलियों का जिक्र होता था, उनमें एक बहुत उल्लेखनीय कमी हम देख रहे हैं उम्मीदवारों के तौर पर आई है। राजनीतिक दल बचते नजर आए हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से सामने रखा गया, तो ऐसे में जरूर कई बाहुबली मैदान में हैं। इस बार भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो बाहुबली माने जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या में बहुत उल्लेखनीय कमी आई है, हमें कह सकते हैं। और जो प्रमुख दल हैं, जो बड़े दल हैं, वो बचे हैं बाहुबलियों को टिकट देने से, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हम देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं से जो इम्पैक्ट है उसका एक हम तरह से कह सकते हैं, उस पर बहुत बातें हुई हैं। कोरोना में जिस तरह से राहत पहुंचाने का काम हुआ, तो वो जो लाभार्थी वर्ग है क्या वो सरकार के साथ खड़ा है, यानी सत्ता पक्ष के साथ खड़ा है, ये एक तरह से देखें तो बहुत प्रमुखता से इस पर चर्चा हो रही। तीसरी बात यह है कि विकास की रफ्तार के तेज होने के बारे में जो बातें हो रही हैं, खासतौर पर गोरखपुर उसके आसपास के अंचल में कहा जा रहा है कि तमाम विकास परियोजनाओं को रफ्तार मिली है, लंबित काम हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि उस पर लोग खूब बात कर रहे हैं। गोरखपुर में जब आज यहाँ मतदान हो रहा है, हमने लोगों से बात की, वो इस बात को मानते हैं कि गोरखपुर में और गोरखपुर के आसपास में तमाम ऐसी बड़ी परियोजनाओं पर काम हुआ है जो बीते कुछ वर्षों में जिसका एक असर दिखाई देता है। तो हमें कह सकते हैं कि विकास के इर्द गिर्द या तमाम योजनाओं के इर्द गिर्द बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, और ये मुद्दे के तौर पर भी उठाया जा रहा है अपने अपने तौर पर राजनीतिक दलों द्वारा। बिल्कुल, निश्चित तौर से, चूंकि शैलेंद्र आप गोरखपुर में मौजूद हैं, तो इंसेफ्लाइटिस जैसा जो दिमागी बुखार का एक मसला था, अब उसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि उसका लगभग सफाया हो गया। ये भी अपने आप में एक ऐसा मसला जिसको वहाँ की जनता महसूस कर रही है। फिलहाल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा शैलेंद्र, आपसे और ज़्यादा बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बुलेटिन्स में हम आपसे बात करते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के संग में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। दिन भर की हर अहम खबर को समेटे